हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा। मैंने थोड़ा सा एक गैप ले लिया। ज़रूरी भी था मेरे लिए, है ना, कि यूट्यूब से थोड़ा गैप लिया जाए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करें। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो बनाने का मन हुआ, तो मैंने कहा चलो अब फिर से शुरू करते हैं, है ना। तो इस बीच में जो मैंने सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरे कौन कौन से इस साल मेरे सारे ही जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे प्रीलिम्स, सारे ही मेरे क्लियर हुए हैं और मैंने सबके मेंस दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा 28 को IDBI असिस्टेंट मैनेजर का, जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, उसका इंटरव्यू था। तो उसका एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, है ना। तो जो मेरा जो इंटरव्यू था वो 28 नवंबर लखनऊ में था, होटल लीनिएज में, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू, वो भी पैनल 1, 8 AM रिपोर्टिंग, 8:30 AM रिपोर्टिंग टाइम था। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं। तो ये मेरा जो इससे पहले मैंने एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। बट फिर मैंने और कोशिश की और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया। एंड इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस में यहाँ पे, ये मेरा IDBI का ये पहला इंटरव्यू था। इस और इस वैसे ओवरऑल इस साल का मेरा ही दूसरा इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने RRBPO का इंटरव्यू दिया, है ना, वो भी लखनऊ में था। तो उसका वीडियो भी नहीं बनाया है, और कुछ टाइम में बना के मैं वो अपलोड करूँगा, है ना। आर्यवर्त बैंक में मेरा इंटरव्यू था RRBPO का। तो अब बात करें इसकी, तो 28 को जो मेरा एग्ज़ाम था, जो इंटरव्यू था जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, होटल लीनिएज लखनऊ, 8:30 AM। ठीक है, तो अब बात करें तो सबसे पहले जैसे हम लोग जाते हैं, सबसे एक चीज़ जो बेस्ट है कि जो इतना RRB में देखने को नहीं मिली, IDBI में जो फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, जितना इजी हो रहा था सब कुछ, प्रोसेस सारा RRB में भी इजी था। बट और भी जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत अच्छी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होटल लीनिएज था वो बहुत ही अच्छा होटल था। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी। सबसे पहले तो जैसे 8:30 था, तो मैं 8 AM पहुँच गया। तो पहले मैं बाहर गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मुझे लगा मैं जल्दी आ गया हूँ, सारे लोग 8:30 पे आएंगे। बट वो वहाँ पे जो गार्ड वाले भैया थे, उनसे मैंने पूछा, बताया, रिपोर्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। तो जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, जब मैंने हॉल खोला, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे। मुझे लगा अरे मुझे लगता है मैं ही लास्ट आया हूँ। तो ये इंसिडेंट, मतलब वो लोग 1 घंटा पहले ही आके लोग बैठे थे काफ़ी सारे। तो मेरा जो एंट्री हुई थी वो एग्जैक्ट 8 AM हो गई थी, है ना। तो फिर मैं बैठ गया हम लोग वहाँ पे। फिर 8:30 के आसपास जो वहाँ पे DV करने वाले जो सर लोग होते हैं वो लोग आए, मैम आई, है ना। और वो भी सारे बहुत अच्छे लोग थे, बहुत फ्रेंडली लोग थे। उन्होंने सारा समझाया है कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा, आपको बस बैठना है। बाकी DV करने के लिए लोग लगे हैं आपको। यहाँ से DV वाले हॉल से, एक बहुत बड़ा हॉल था, बहुत अच्छा सा, सारा अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था। वहाँ से लेके आपको इंटरव्यू पैनल तक ले जाने के लिए भी एक सर हैं, उसके अलावा एंट्री कराने के लिए भी एक सर है वहाँ पे। तो सारा प्रोसेस बहुत स्लो था, बहुत स्मूथ था। स्लो नहीं था, बहुत फास्ट था और स्लो था। बट हाँ, जो DV में बहुत डिटेल में चेक होता है, तो वहाँ पे हम लोग को 8:30 9 AM से स्टार्ट हुआ DV, और हमारा मतलब मुझे 1 बज गया वहाँ पे बैठे बैठे, जो DV के प्रोसेस में धीरे धीरे, क्योंकि वो लोग बहुत डिटेल में चेक कर रहे थे सारे, है ना, सबकी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। तो हाँ, बट हाँ, बट हाँ, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ये थी कि वहाँ पे कॉफ़ी मिल रही थी और बिस्किट्स थे 2-3 तरह के। तो मतलब बहुत इजी प्रोसेस था, आराम से आप लोग रिलैक्स होके वहाँ पे। उन्होंने सबसे पहले हुआ क्या, चेक लिस्ट दी। और पेरेंट्स भी आए थे सबके साथ काफ़ी सारे, मैं तो अकेले गया था। बट वो लोग, उन लोग को एक अलग उसमें शिफ्ट कर दिया गया, एक अलग रूम में, बस हॉल वही था। उनके लिए अलग से चेयर्स, मतलब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो पैनल 1 वालों को एक रूम में कर दिया, पैनल 2 वालों को एक रूम में कर दिया गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आराम से चाय कॉफ़ी सब हो गई वहाँ पे। जो हम लोग DV जिसका जिसका उन्होंने पहले नाम ले दिया, सब लोग सीरियल से अपने पैनल 1 में वाले इधर बैठ गए, पैनल 2 वाले उधर बैठ गए। उसके बाद एक चेकलिस्ट दी गई सबको, कि उस चेकलिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स पहले बता दिया गया अरेंज करने हैं, और चेकलिस्ट एक दे दी गई। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपने 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 चेक कर लो। उसमें 4 CV मंगाई गई थी, बहुत लोगों के पास तो CV नहीं थी। बहुत लोग भर रहे थे बैठ के। बट मैं सब कुछ अपना पहले से सब कुछ ऑल सेट करके गया था परफेक्टली, सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर डॉक्यूमेंट्स में धीरे धीरे नाम बुलाया गया एक एक करके। हम लोग चाहे चाय नाश्ता अपना आराम से घूम घाम के कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंट्स सेट कर लिए थे। ठीक है, फिर जब नाम हुआ तो पहले था बायोमेट्रिक हुआ, फिर आपका फिर मेरा आइरिस स्कैन हुआ। ठीक है, फिर हम लोग आके बैठ गए, फिर एक दूसरे जगह डेस्क पे बुलाया गया। तो करीब जो मेरा जो वो टाइम था, वो 1:15 बजे मेरा DV, 1:15 पे DV ख़त्म हो पाया। ठीक है, 20-25 मिनट लगे चेक करने में। उन्होंने चेक किया सारे डिटेल्स, सब कुछ सही था। तो फिर वहाँ से जब मुझे वो एक सर थे, उनको बुलाया गया। फिर वो हमें वहाँ से DV वाले हॉल से लेके उसके ऊपर वाले फ्लोर पे ले गए। वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था, तो वहाँ पे भी फिर वो ले गए। तो मतलब होटल बहुत अच्छा बना था, जो रास्ते में मैंने देखते देखते गया, तो मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया, सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा था, है ना। तो उसके बाद हम वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पे मेरे से आगे दो लोग थे। ठीक है, तो 2 बच्चे बैठे हुए थे और मेरा जो तीसरा नंबर था।
तो वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल था, मतलब दो सारे अलग, पैनल 1 इधर रूम था, पैनल 2 अगल बगल में ही था, बट लोग अलग अलग बैठे हुए थे, है ना। तो वहाँ पे फिर मैंने ज़्यादा किसी से बात नहीं करी, अपने आप को एकदम रिलैक्स रखने की कोशिश करी। एंड फिर और मैं टाइम भी देख रहा था कि जब एक एक लड़की थी उससे पहले, सबसे पहले तो वो अंदर गई, है ना। तो फिर उसको मतलब 15 मिनट, करीब 14 to 15 मिनट्स उसका इंटरव्यू हुआ। तो मैंने कहा ठीक ठाक अमाउंट में, मतलब मुझे समझ में आ गया कि अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है मुझे, ठीक ठाक। उसके बाद एक लड़का अंदर गया, तो उससे क्या हुआ कि उस वहाँ का जो प्रोसेस था वो मैं बता देता हूँ। कि कभी भी जब आप इंटरव्यू देने जाओ, तो इस वाले में क्या था कि जो आपकी सीवी थी, वो जो बाहर सर खड़े थे, वो पहले जब वो लड़की बाहर आई, एक कैंडिडेट बाहर आता है इंटरव्यू देके, फिर जो सर हैं वो पहले आप जो अगला कैंडिडेट है उसकी सीवी लेके अंदर जाते हैं, फिर वो बाहर आ जाते हैं। फिर वो होता क्या है, 1 से 1.5 मिनट का टाइम वो लोग लेते हैं अंदर जो पैनल है, कि वो आपकी सीवी को पढ़ेंगे, देखेंगे कौन है, फिर से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, है ना। सीवी पढ़ने में भी तो टाइम लगता है, काफ़ी 2 पेज की सीवी थी। फिर उसके बाद वो बेल रिंग करते हैं, तब आपको अंदर जाना होता है। बट फिर वो अचानक से वहाँ पे एक एक्सपीरियंस क्या हुआ कि जैसे ही सर अंदर गए, तो वो जो जिसका मेरे से जस्ट पहले था, वो लड़का भी उसको सर के साथ में अंदर चला गया। तो इंटरव्यू पैनल ने जो सर थे, उन्होंने मतलब उसको कहा, अरे आप तो पहले ही अंदर चले आए। तो वो फिर बहुत नर्वस हो गया, और फिर थोड़ा सा वो घबराहट भी गया कि मुझसे जो फर्स्ट इंप्रेशन है मेरा ख़राब हो गया, ऐसा उसके उससे लग रहा था जब मैंने उससे बात करी। फिर वो बाहर आ गया, तो मुझे लगता है कि उसका फिर वो बहुत डाउन हो गया था, मतलब उसका एनर्जी लेवल था जो। फिर जब वो सारा सर बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी देर से बैठे हैं यहाँ पे, देख नहीं रहे हैं कि कैसे प्रोसेस चल रहा है, आपको देखना चाहिए ना, आपको यू शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर। तो ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे। फिर बेल 2 मिनट बाद बेल रिंग हुई, फिर वो अंदर गया, ठीक है। तो उसका इंटरव्यू ज़्यादा देर नहीं चला, 15 मिनट से नहीं, 8-9 मिनट चला, ऐसा कुछ, है ना, है ना। तो वो गया, तो वो खाली हाथ था, वो वापसी में मैंने देखा कि उसके हाथ में एक बॉटल थी। तो मैंने कहा क्या हो गया भाई, तो ये बॉटल क्या था, उन्होंने मुझे ऑफ़र करी। तो मैंने कहा और कैसा हुआ, कि उसने कहा भाई इंटरव्यू तो मेरा ख़राब हो गया, बट पैनल मेंबर बहुत अच्छे हैं, बट मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब हुआ है, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाया, और मेरा जो पहला इंप्रेशन था वो भी ख़राब हो गया। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखो, वहाँ पे गुड ऑब्जर्वर बन के रहो, कि है ना, मतलब कि क्या प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे, आपसे कोई एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। ठीक है, फिर मेरा नंबर है, और मेरा नंबर सब उस टाइम था कि जब वो लोग लंच पे जाने वाले थे। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अब मेरा नंबर आने से पहले ये लोग कहते हैं कि हमें लंच 2 बज गया था, क्योंकि नहीं, 1:45 हो गया था कि लंच पे जाना है, तो फिर मुझे 1 घंटा रुकना पड़ेगा, क्योंकि पैनल 2 वालों को सर ने बोल दिया था कि अब आप लोग 45 मिनट बाद आइएगा यहाँ पे, पैनल पैनल जो 2 है वो लंच करने जा रहे हैं। और तो मुझे लगा ऐसा, बट हमारे पैनल वालों से जो सर ने पूछा, जो बाहर थे, कि उन्होंने बोला कि हम 2 बजे के आसपास लंच करेंगे। तो मुझे 15-20 मिनट मिल गए। ठीक है, तो सबका 10-12-15 मिनट चल रहा था। तो फिर मैं उन्होंने बोला कि मयंक यू आर द लास्ट, इसके बाद सर लंच करने जाएंगे। तो बाकी लोगों को बोल दिया था कि आप 1 घंटे बाद आइएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा यहाँ से, है ना, क्योंकि मुझे लखनऊ में से कानपुर आना था, तो ट्रेन भी थी 3:30 बजे की। तो फिर जैसे मेरी एंट्री हुई, तो सबसे पहले मैंने नॉक किया, जैसे उन्होंने बेल बजाई, तो उन्होंने बोला कम इन। तो फिर मैंने गया, फिर मैंने गुड आफ्टरनून विश किया सबको, फिर चेयर के पास खड़ा। तो उसमें पैनल मेंबर में एक जो सबसे लेफ्ट में थी मैम थी, उसके बाद 3 सर लोग बैठे हुए थे, है ना, और काफ़ी फ्रेंडली लग रहे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, यू आर मयंक, मैंने बोला यस सर। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हैव अ सीट। तो फिर मैंने बैठा, थैंक यू बोला। उसके बाद उन्होंने, एक जो सर थे, मैम थी, सबसे पहले उन्होंने उनका ही क्वेश्चन आया कि मयंक, फर्स्टली डिस्क्राइब योर सेल्फ, गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एंड ऑल्सो टेल अबाउट फैमिली बैकग्राउंड, योर फादर्स ऑक्यूपेशन, एंड ऑल्सो टेल व्हाट आर यू डूइंग सिंस 2019, what are you doing since 2019 to till now, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग गैप, कि 4 साल हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस बीच में क्या कर रहे थे, बताइए। तो फिर मैंने बताया कि आई एम स्टिली प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम फ्रॉम 2019, और ऑल्सो जो मैं कर रहा था काम, जो मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत लिखा है, अभी मैंने क्लास ख़त्म करी है। तो वो मैंने बताया। तो कह रहे हो ओके ओके ओके, आप तब से यही कर रहे हैं, कौन सी क्लास तक को पढ़ाते हैं। फिर मैंने उनको बताया। तो कह रहे हैं ओके ओके, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है, आप मतलब आप घर पे बर्डन नहीं है। तो मैंने कहा यस सर, मैं अपना सारा खर्चा एक्सपेंसेस हैं जो वो खुद से सपोर्ट कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ओके ओके वेरी गुड। फिर उन्होंने मेरे पापा के बारे में पूछा। तो जो मेरे पापा हैं, जो वो उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। तो उन्होंने उसके बारे में पूछा थोड़ा सा कि कहाँ पे पोस्टिंग है। तो फिर मैंने उन्होंने बताया डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप, अच्छा आपके तो ट्रांसफ़र होते रहते होंगे, तो फिर आप कैसे मैनेज किया आप लोगों ने। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ट्रांसफ़र होते रहे, बट हम लोगों ने स्कूलिंग एक ही शहर से करी है, उसके बाद फिर मैंने कॉलेज किया है। एंड तब मैं अकेले रहता था, ऐसे करके मैंने सारी चीज़ें बताई जो जो रियल थी, कोई झूठ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला ओके ओके। फिर उसके बाद उन्होंने पापा के उससे ज़्यादा नहीं पूछा। फिर उन्होंने पूछा सबसे पहले, फिर पूछा, फिर जो सर सबसे राइट में बैठे थे, उन्होंने वो सबसे पहले पूछा कि
अच्छा अच्छा, नहीं, इससे पहले एक मैम ने वो फिर से एक क्वेश्चन किया, अच्छा ये बताओ कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक। तो मैंने उनको बताया कि मैम इस बार मैंने आरआरबी पीओ मेंस दिया है, उसका इंटरव्यू भी मैंने अभी रिसेंट में दिया है, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है, और उसके अलावा भी मैंने सारे मेंस दिए हैं। तो कहीं अरे आपने सारे मेंस दिए हैं, एक भी क्लियर, सारे मतलब सारे प्री निकाल लिए। तो मैंने कहा यस मैम, इस बार मैंने सारे दिए हैं, और इससे पहले भी मैंने सारे प्री दिए थे, मतलब मेंस मेंस मेरा नहीं हुआ था, मेंस दिए मैंने सारे थे आरआरबी पीओ को छोड़ के, है ना। तो जो 2022 था, तो कह रही अच्छा गुड, इसका मतलब आपका टेक्निकल ठीक है। तो मैंने बोला यस मैम, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ करने की। अच्छा तो आप फिर आपने सारे मेंस दिए हैं गवर्नमेंट के, तो फिर आप प्राइवेट बैंक में क्यों आना चाहते हैं क्या, आईडीबीआई आपको पता है ना। मैंने कहा यस मैम मुझे पता है। तो फिर मैंने उनको अपना रीज़न बताया, जो मैंने अपना सोच के गया था, वो मैं अपना रीज़न बताया कि मुझे क्यों आना है। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने उनको बोला कि मेरा जो प्राइमरी जो एम है कि वो एक बैंकर बनना है, भले ही वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, ठीक है। तो जो मेरा जो एटीट्यूड है, जो एप्टीट्यूड है, वो मेरा बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा है, तो मैं बैंक में ही आना चाहता हूँ सबसे पहले। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, यू आर ऑफ। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से बोला कि हाँ ऑब्वियस ही बात है, कोई एस्पिरेंट है तो वो तो सारे एग्जाम्स देगा ही, वो कहीं भी उसे नौकरी मिले सबसे पहले। तो उन्होंने आपस में बोला, फिर वो सेटिस्फाइड थे। और भी मैंने एक चीज़ कुछ पर्सनल रीजंस बताए, तो वो ठीक थे। उसके बाद जो सर थे, उन्होंने पूछा अच्छा ये तो क्या क्या पढ़ के आए हो तुम, सबसे जो साइड में बैठे थे, बहुत फ्रेंडली नेचर। तो मैंने बोला सर मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं पूरा तैयार करके गया था कि ये अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर मैं अच्छा बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं काफ़ी सारे जो रिसेंट के आरबीआई के सर्कुलर्स थे वो मैं पढ़ के गया बहुत डिटेल में। तो वो कह रहे अरे आपने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है। अच्छा तो ये बताओ अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, आजकल बैंकिंग में क्या चल रहा है, कोई अभी कुछ हुआ है क्या, कोई न्यूज़ है कोई जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। तो मैंने उनको बताया कि अभी जो यूको बैंक में जो एक वो गलती से क्या हुआ है कि 860 करोड़ के आसपास जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो गए थे, कस्टमर के में हो गए हैं, और कस्टमर ने काफ़ी सारे कस्टमर्स ने विड्रॉल कर लिया पैसा। तो सिर्फ से 73 या 77% के आसपास बैंक ने रिकवर कर पाया, बाकी तो कस्टमर्स ने निकाल लिया। तो ये न्यूज़ काफ़ी मैं उसी दिन सुबह पेपर में पढ़ी थी, है ना। तो कह रहे हाँ हाँ ये हो गया है। फिर वापस में एक दूसरे से कहने लगे हाँ ये सिस्टम की गलती की वजह से हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है। तो कह रहे ओके ओके, मतलब आप अवेयर हो। मैंने कहा यस सर। उसके अलावा रिसेंट आरबीआई के सर्कुलर्स कुछ पढ़े थे मैंने, मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक सर्कुलर था, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग वाला एक सर्कुलर था, उद्गम पोर्टल जो आया था उससे पहले उसका सर्कुलर था, वो मैंने सारे बताए। तो उन्होंने पूछा अच्छा तो ये बताओ तुम काफ़ी सारे पढ़ के आए हो, हमारे बैंक के बारे में क्या पढ़ के आए हो, आरबीआई के बारे में तो तुमने बहुत पढ़ा है, तुम हमारे बैंक के बारे में क्या पढ़ के आए हो। तो फिर मैंने आईडीबीआई की जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी कि कब बना, कब प्राइवेटाइजेशन हुआ, और चेयरमैन कौन है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये सब बताया। फिर मैंने कहा, फिर मैंने एक एडिशनल एक चीज़ जोड़ी जो मैं करके गया था, जो मैंने बीटेक में अपना सीखा था जो मैंने, तो मैंने वो चीज़ बताई, सीएसआर के बारे में बताया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया। तो कहते हैं हाँ हाँ, मतलब तुमने बहुत डिटेल में हमारी वेबसाइट देखी है। तो मैंने कहा हाँ सर। अच्छा तो ये डिटेल में देखी है, तो ये बताओ कि अभी हमारे बैंक ने एक एक गांव को अडॉप्ट किया है, क्या तुम्हें पता है कौन से गांव को अडॉप्ट किया है। तो वो तो सर मैंने बोला कि वो मैंने क्योंकि वेबसाइट पे पढ़ा भी नहीं था, उस पर था ही नहीं, मतलब जितना मैंने पढ़ा वहाँ मेरे सामने तो नहीं आया, हो सकता है उस पर हो, मैं मेरी गलती हो, मैंने नहीं देखा। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी सर, मैंने देखा है वेबसाइट पे बट मुझे मिला नहीं, बट मैं देखूंगा जाके। तो फिर वो एक सर ने तो उसको कि हाँ वो वेबसाइट पे नहीं है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ओके ओके, कि हाँ ठीक है, बड़ा क्या आपने डिटेल में पता किया। तो मैंने कहा सर अभी तो मुझे पता नहीं है, बट मैं देखूंगा जाके, इसको चेक करूंगा। तो वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो सारे बैंक सीएसआर करते हैं, और क्या चाहिए, और क्यों आप आना चाहते हो। तो फिर मैंने उनको बताया कि ठीक है। फिर एक सर जो थे, वो जो मेन लग रहे थे मुझे, जो बीच में बैठे थे, ठीक है, मैम के बगल में। तो उन्होंने पूछा अच्छा केवाईसी नहीं, हाँ केवाईसी के बारे में जानते हो। तो मैंने कहा यस सर, नो योर कस्टमर होता है, उसके बारे में डिटेल्स बताई। तो कि क्यों करते हैं केवाईसी। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर कि मतलब केवाईसी ताकि रिस्क होता है, हाई रिस्क लो रिस्क, इससे करके बताया। तो वो मैं फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हम कुछ और सुनना चाह रहे हैं आपसे। तो फिर मैंने बोला कि सर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए करते हैं, कस्टमर्स क्या कर रहे हैं उनके, ये सब पता करने के लिए भी करते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का। हाँ मनी लॉन्ड्रिंग सुनना चाह रहा था। उन्होंने पूछा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है बताओ, हंसने लगे। तो फिर मैंने उनको बताया कि पैसे को जो हम लोग इस तरह से मतलब वो करें ट्रांस इधर से उधर, कि वो ट्रैक ना हो पाए सिस्टम से। तो कह रहे अरे ये तो नहीं होता है, कुछ और बताओ इसमें, और भी चीज़ें बताओ। तो फिर मैंने उनको फिर जो मैंने बताया कि शेल कंपनी से थ्रू करते हैं। तो हाँ हाँ हाँ, फिर वो अवेयर हो, मतलब काफ़ी उनने वो रिस्पॉन्स किया कि हाँ बस यही सुना, ये क्या होता है, शेल कंपनीज क्या होती हैं। फिर मैंने उनको बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था शेल कंपनीज के थ्रू पैसा इधर से उधर होता है। तो कह रहे हाँ हाँ गुड गुड। फिर उनने वो सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से, उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक बता रहे हो गुड। फिर वो पूछते हैं कि आरबीआई के फंक्शन, आरबीआई क्या है।
आरबीआई के बारे में कुछ जानते हो? आरबीआई की वेबसाइट देखी है तो आरबीआई के बारे में कुछ रेट्स पढ़े हैं कि बस सर्कुलर्स ही पढ़े हैं? तो मैंने बताया कि सर रेट्स पढ़े हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या क्या होता है उन्होंने पूछा, तो मैंने बताया रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, तो मैंने बताया 6.5 वो, और रेपो रिवर्स रेपो रेट 3.35 ऐसे। अच्छा ये सब तो पढ़ा है, बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट में काफ़ी थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन था, लेकिन मैंने बताया कि मैं सर ये है बट मैं श्योर नहीं हूँ, इतना बताया कि बैंक जो रेट है जो रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो कहते हैं अच्छा कितना ज़्यादा होता है, तो मैंने कहा सर अभी तो मैं कितना होता है, फिर वो नए टोक के मुझे ये पूछा, तो मैंने बताया सर अभी मैंने सही से पढ़ा है, मुझे याद है, श्योर नहीं हूँ, 6.75% कि हाँ हाँ इतना ही होता है, 6.75% होता है। तो आप ही तो कह रहे हो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप सही बता रहे हो। तो कह रहे हाँ हाँ अच्छा ये तो 100 BPS क्या होता है, एक क्वेश्चन ये जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था। तो वो ये मतलब आप कभी पढ़ते हो ना, कौन सी चीज़ काम आ जाए वो पता नहीं चलती है ना, वो कुछ भी किसी को पता नहीं होता। बट ये हुआ कि इन्होंने पूछा 100 BPS का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा सर 100 BPS मतलब 100 बेसिक पॉइंट बोलते हैं उनको, कि हाँ हाँ तो ये कितने परसेंट के बराबर होते हैं, क्या होता है। तो फिर मैंने ऐसे कैलकुलेट करके बताया कि जैसे 0.25 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाते हैं तो 0.25 बढ़ जाता है, तो 1% के बराबर होता है, कि हाँ हाँ 1%, गुड ओके। ऐसे हुआ तो मतलब बहुत डिटेल में नहीं, अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें पूछ रहे थे। पर हाँ वो बहुत फ्रेंडली थे, वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि आपको डांट रहे थे या बहुत ऐसा कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने आरबीआई और क्या करता है, अच्छा आरबीआई के तीन तीन काम बताओ, फिर मैंने बताया बैंकर्स बैंक होता है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट होता है, इंडिया में जो भी फाइनेंशियल चीज़ें चल रही हैं उनको रेगुलेटर होता है, इंस्टीट्यूशंस जो भी चल रहे हैं फाइनेंशियल उनको रेगुलेटर होता है, कि हाँ हाँ ठीक है। अच्छा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कैसे कौन मैनेज करता है, तो मैंने कहा सर आरबीआई करता है। तो कहते हैं कि कैसे करता है, डिटेल में बताओ। तो मैंने कहा सर इतना डिटेल में इस बारे में तो नहीं पता है कि फॉरेन एक्सचेंज को डिटेल में कैसे करता है। तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है हाँ। वो आपस में बातें करने लगे फिर कि हाँ वो तो बेसिक कुछ पढ़ के आया, उसको क्या पता होगा, कि क्या हाँ हाँ बट मैं देख रहा था कि हाँ ओके ओके। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आईडीबीआई बैंक के बारे में बताओ। नहीं आईडीबीआई का तो हो चुका है, हाँ ये वाला, कि कितना टाइप से बैंक होते हैं, जैसे प्राइवेट पब्लिक, अच्छा और भी बैंक होते होंगे ना, कि नहीं होते हैं, कि हमने कहा सर नहीं से और भी बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट, फिर उसमें सर पेमेंट बैंक भी होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होते हैं, एक सर नियो बैंक का कॉन्सेप्ट भी है। कहा है नियो बैंक ये क्या होता है, एकदम स्ट्रेंज तरीके से पूछा था कि नियो बैंक क्या होता है। फिर मैंने उनको बताया कि जो उसकी डेफिनेशन है, वो हिंदी में ही चला था पूरा इंटरव्यू, ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन इंग्लिश में हुआ, उसके बाद वो उन्होंने हिंदी में पूछा, तो फिर मैंने हिंदी में आंसर दिया, तो ये सब चल रहा था। तो फिर मैं नियो बैंक के बारे में बताया था, पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक को मैं सुनना चाह रहा था। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये होता है, 2 लाख तक की वो होती है, डिपॉजिट ले सकते हैं, लोन्स लोन्स नहीं दे सकते, ऐसा करके। अच्छा तो कौन से पेमेंट बैंक है नाम बताओ, तो मैंने बताया सर एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, और मैंने रिकॉल करने की कोशिश करी बट उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया। तो कहते अरे पेटीएम पेमेंट बैंक, हमने कहा ये सर ये सर सबसे मेन जाता है, वो बोले ये सबसे मेन है, आप यही भूल गए। तो मैंने कहा हाँ सर मुझे पता था बट वो उस टाइम अभी दिमाग में नहीं आ रहा था। कहते हाँ हाँ ओके ओके हो जाता है। तो कहते चलाते हो पेमेंट बैंक, तो मैंने कहा सर पेटीएम नहीं चलाता हूँ, तो क्या यूज़ करते हो। तो मैंने कहा सर गूगल पे यूज़ करते हैं। कि क्या गूगल पे हमने कहा सर यूपीआई। तो कहते हैं कुछ लिमिट लिमिट है इस पर, क्या चलता है इस पर। तो मैंने बताया सर एक दिन में जो यूपीआई लाइट है, उसमें 500 रुपये लिमिट है ऐसे करके है, और उसमें दूसरे वाले में जो नॉर्मल है उसमें 1 लाख तक की लिमिट है। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ तो हमारे बैंक का कौन सा ऐप है, आप सबका चलाते हो, आप इस हमारे बैंक में इंटरव्यू देने आए हो, हमारे बैंक का कौन सा ऐप है। अब वो तो मैं पढ़ के मुझे दिखा ही नहीं था कहीं, और मुझे पता भी नहीं था सीरियसली। तो मैंने कहा सर अभी तो मुझे नहीं पता है इस बारे में, बट मैं पढ़ूंगा जाके इस बारे में, ऐसे ही मैंने बोला। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कुछ नाम बताया, वो मैं अभी फिर से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ग्रोथ ओपन या ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, एक यूपीआई का नाम, कि हमारे बैंक का ये है। हमने कहा ओके सर, जो उनके ऐप का नाम है आईडीबीआई है ना, ठीक है, तो वो था। फिर उन्होंने बैंक हो गया, फिर नियो बैंक के बारे में जो मैंने बताया था वो पूछ लिया। फिर तो वो ये भी हो गया। हाँ फिर उन्होंने लास्ट में पूछा कि अच्छा मैम ने जो पूछा, अच्छा आईडीबीआई बैंक प्राइवेट है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि मैम वेबसाइट पे तो प्राइवेट ही लिखा है, तो इसका मतलब प्राइवेट है। तो हंसने लगे कि हाँ 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 वेबसाइट से मतलब सब तुमने वेबसाइट के ही बहुत देखा है। तो मैंने कहा सर मैम वेबसाइट की जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वो मिल जाती है, तो इसलिए मैं देखता हूँ। तो क्या आरबीआई क्या है, तो हमने कहा सर मैम प्राइवेट ही है। फिर हाँ हाँ तो कि पब्लिक सेक्टर भी है, हमने कहा नो मैम प्राइवेट है। हंस के बात हो रही थी, तो इतना बात हुई। तो इतना मेरा इंटरव्यू चला, बहुत देर तक चला। मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरा 23 मिनट के आसपास हो गया था मेरा इंटरव्यू, है ना। तो मतलब जब मैंने बाहर आया उसके बाद कैलकुलेट किया। तो फिर उन्होंने कहा ओके ओके बहुत हो गए। फिर वो लोग आपस में एक दूसरे को देख भी रहे थे कि इसको इतना डिटेल में क्यों पूछ रहे हैं, बहुत डिटेल में, कि फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बहुत डिटेल में पूछा, 100 BPS जो थे उनके बारे में बहुत डिटेल में पूछा, पेमेंट बैंक के बारे में बहुत डिटेल में पूछा, अंदर उसके केवाईसी के बारे में, अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्यों करते हैं, और तो शेल कंपनीज क्या होती हैं, वो कैसे करती हैं, और ऐसा मतलब ऐसे क्यों क्यों हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते। ये सारे क्वेश्चन मतलब बहुत डिटेल में अंदर अंदर हो रहे थे, है ना।
और ये सारी चीज़ें पूछी। फिर उसके बाद बोलते हैं ओके ओके मैम यू कैन गो नाउ और ऑल द बेस्ट। तो जो सर थे उन्होंने बोला, बाकी बहुत फ्रेंडली थे और मुझे जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैं, और काफ़ी बड़ा रूम था, है ना, 4 लोग थे, बड़ा रूम था। तो फिर मैं ओके उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर मैं वहाँ से उठ के चला गया। तो फिर मैं जब जा रहा था तो मैं गेट के पास पहुँचा ही था, तो उन्होंने, जो सर थे, उन्होंने मैम से कहा कि आपस में वो लोग डिस्कस करते हैं ना, तो मैं, मुझे थोड़ा सुनाई दिया। तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा लड़का था, ऐसे बोला उन्होंने। तो कितना दिया इसको, ऐसा कुछ मैं उन्होंने बोला। फिर तब तक मैं गेट तक पहुँच गया था, तो इतना ही सुन पाया मैंने। फिर मैंने गेट खोला और फिर गेट धीरे से बंद करके मैं चला आया। तो मुझे लास्ट में मतलब थोड़ा अच्छा लगा सुन के कि हाँ, सर ने कम से कम ये तो बोला कि हाँ ये बहुत अच्छा लड़का था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लड़का बहुत अच्छा था, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मुझे बाहर निकल के बहुत सेटिस्फाइड था मैं अपने इंटरव्यू से, क्योंकि सारी चीज़ें मैं, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं डायरेक्ट मना कर दिया हो कि सर मुझे अवेयर नहीं हूँ। मतलब 90% 95% चीज़ें मैंने बता दी थी। बस एक वो फॉरेन एक्सचेंज को कैसे मैनेज करता है आरबीआई, वो थोड़ा सा मुझे नहीं पता था। तो मैंने इतना डिटेल में, मैंने उनको बोला कि सर अभी इतना ही पता है, थोड़ा बताया था, इतना ही पता है। तो बोला ठीक है, मुझे मेरा जो, बट हाँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ना आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, मतलब बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, करना ना करना वो बात की बात होती है, बट एक इंटरव्यू में जाके उसको अटेंड करना बहुत बहुत एक मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस कराता है आपको सारी चीज़ें, शुरू से लेकर आखिरी तक, है ना। तो आपको ज़रूर इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक है। अब मेरा आरबीपीओ का जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो आर्यवर्त बैंक में लखनऊ में दिया था, उसका एक्सपीरियंस भी मैं अगली वीडियो में डालूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर मैं, अगर मुझे लगेगा ज़्यादा लोगों का कमेंट है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, वरना फिर मैं थोड़े टाइम बाद भी डालूंगा आराम से, जब भी मेरा मन करेगा, है ना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी अब जो मैं मेरे जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो मैं बताऊंगा, इस वीडियो चैनल पे डालूंगा। इस बार मैंने काफ़ी यूट्यूब को कम करके और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो इस चक्कर में मैं नहीं बना पाया। बाकी अब रिजल्ट्स जो भी आएंगे, आने वाले हैं सारे के सारे, तो वो मैं डालता रहूँगा, है ना, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।